75, 75, 75 का बस एक ही रेट लगा रखा है आप। सबको ये लगता है कि एनएस बोर्ड में जब हम आएंगे तो जेई के लिए 75% लाना बहुत ज्यादा टफ है, और कुछ तो ऐसे हैं पास होने के लाले पड़े हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो जेई एस्पिरेंट, नीट और बाकी सारे एस्पिरेंट्स भी ध्यान रख सकते हैं जब वो एनआईओएस बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं? तो उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, क्या रहा एनआईओएस बोर्ड में एक्सपीरियंस और किन चीजों को ये एडवाइस करना चाहेंगे ताकि इन्हीं की तरह ये बढ़िया से आप भी स्कोर कर पाए। क्या स्ट्रेटेजी रहा, क्या मेथड रहा, उन्होंने कौन से नोट से पढ़ा, कौन से चैनल से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्या कुछ सारे क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में आ रहे होंगे, आज मैं वो सारे के सारे क्लियर करूंगा। आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूँ, अगर आपको सही डायरेक्शन मिल जाए तो 75 तो छोड़ो, महीने भर के अंदर 95 आ जाए। तो आपको बिल्कुल एंड तक देखना है, बिना मिस करे। प्रैक्टिकल से लेकर वाइवा से लेकर असाइनमेंट से लेकर सब कुछ पता चलने वाला है आपको। कौन सी वो गलतियां जो हजारों बच्चे आज कर रहे हैं आपको नहीं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करता हूँ। आप एनएस बोर्ड में आई क्यों, क्या जरूरत थी यहाँ पे आने की? यानी कि ये नहीं बोला मैं मत आऊँ, यानी कि कोई तो ऐसी वजह रही होगी कि एनएस बोर्ड में आप आए। एक मेरे भैया बोले कि एनआईओ से करवा लो। एनआईओ से सर वहाँ पे गए वाराणसी, तो सर वो बोले कि पहले 2 सब्जेक्ट का अटैचमेंट कर लो, तो सर बोले पूरा करना है, तो उसकी वजह से सर मैंने पूरा किया। अच्छा, यानी कि आपने 2 सब्जेक्ट के बजाय यानी कि आपने सोचा कि फ्रेश तरीके से पांचों को दे दो। अच्छा, अब एक चीज और बताइए यार, जो एनएस बोर्ड में बच्चे आते हैं ना, उनको यही लगता है कि एनएस बोर्ड में मार्क्स नहीं आते। सर अगर मेहनत जहाँ भी करोगे अच्छे मार्क्स, और एनआईओएस बोर्ड का सर क्वेश्चन पेपर आता है तो सर बहुत ज्यादा आप लोग से पढ़े थे सर, जो पीवाईक्यूज और जो क्वेश्चन कराते तो उससे बेस्ट है। यानी कि पेपर आपको इजी लगा, ज्यादा टफ तो नहीं? मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि स्टडी की आपने जो स्टार्ट की थी, वो स्टडी आपने कैसे की थी? स्टडी की स्टार्टिंग आप पहले से स्टडी कर रहे थे? ये लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी के ये मार्क्स जो देख रहे हो आप सब, ये लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी के कैसे स्टडी की आप? सर मैंने टोटली यूट्यूब से फ्री में जो आपके चलते थे वो वन शॉट लाइव वाले, वो मैंने सिर्फ वही अटेंड किए थे महातांडव के, बस और कुछ नहीं किया मैंने। ना कोई मैंने बुक सोल्व की, ना कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस जो क्लास में कराया सिर्फ वही करता था, और बाद में बस रिवीजन ओनली। अरे यार आप क्या कह रहे हो? मतलब ओनली सिर्फ तांडव बैच पढ़ के आप 97 फिजिक्स के अंदर एंड अदर सब्जेक्ट के अंदर, अगर एक बार देखूं मैं, इनके इंग्लिश में है 88 मार्क्स, फिजिक्स के अंदर है 97 मार्क्स, फिजिकल एजुकेशन में 88 मार्क्स, केमिस्ट्री में 87 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स एंड बायोलॉजी में 77 मार्क्स। बवाल यार, सच में बवाल, सच में बवाल। अगर आपने 1 मंथ के अंदर तांडव बैच से स्टडी की है और आपके ये मार्क्स आए हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी आपने जो फॉलो करी हो जो कि आपके जूनियर्स जो आने वाले हैं, हमसे जुड़ने वाले हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज? सर बस सारी वीडियोस देख के अपने नोट्स बना के और उसी को पढ़ के गई थी मैं। आप लोग की सारी वीडियोस देख के और उसी के नोट्स बनाए थे, सिर्फ वही पढ़ा था मैंने और अलग से कुछ भी नहीं पढ़ा था। यानी बेसिकली आप स्ट्रेटेजी, मतलब इन द सेंस आप नोट्स मेकिंग करते थे डेली बेस। यस सर। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हर एक बच्चे का कि एक टॉपर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना होता सर मैंने तो 2-3 घंटे पढ़ी हूँ मैं बस। है? यानी डेली बेसिस पे आप 2-3 घंटा पढ़ते हैं। कोई टाइम टेबल वगैरह ऐसा आपने कोई फॉलो किया हो? नो सर। टाइम टेबल मतलब ऐसा हो सकता है कि बिना टाइम टेबल के भी मार्क्स आते हैं। यस सर। अब हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एनएस में एडमिशन ले लेते हैं, फिर उनको डर बहुत रहता है कि है ना, चीजें हमें पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी एनएस में एडमिशन लेने के बाद, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सके बच्चों को। सर प्रॉब्लम ये फेस हुई थी कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था टीएमए क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है और एग्जाम कैसे हो, मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता था। न्यू बोर्ड था मेरे लिए, मैं सीबीएसई से पढ़ा हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं इसके बारे में मैंने पढ़ा, टीएमए क्या होते हैं, प्रैक्टिकल क्या होते हैं, जब दिए हैं तो एक नया एक्सपीरियंस मिला मुझे, और पता लगा कि एनआईओएस बोर्ड, जैसे लोग बात कहते हैं कि नहीं ये तो ओपन स्कूलिंग है, ये बेटर है और बोर्ड से। तो थोड़ी बहुत इसमें मुझे प्रॉब्लम आई है टीएमए को समझने में, प्रैक्टिकल देने में, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैं सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल हो गया। यस, तो ये तो है, एनएस में ना इन्फॉर्मेशन का लैक बहुत है। अब बच्चा बैठ के दिन भर वेबसाइट तो चेक करेगा नहीं। अब जैसे आपके जैसे कोई और बच्चा हो जो कहीं जॉब कर रहा है या खुद का बिजनेस कर रहा है, तो उसका बाकी टाइम तो सब में जाएगा। और बाकी स्कूलिंग में क्या होता है कि स्कूल हम जाते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमारे टीचर्स दे देंगे, नहीं होगा तो कोई हमारा दोस्त दे देगा। बट अब क्योंकि एनओएस है, यहाँ पे ओपन स्कूलिंग है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कोई होती नहीं। बट हम लोग की भी कोशिश यही रहती है कि जितनी जल्दी हो सके और जितना फास्ट हो सके इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाई जा सके, है ना। यही बताओ मुझे कि सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट आपके लिए कैसे था, कौन सा था, और आपने कैसे ओवरकम किया उसको? कैसे आपने कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी बनाई कि आपने उस सब्जेक्ट में जो है जो आपको बहुत बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था,
तो उसको आपने ओवरकम कैसे किया, हमसे शेयर कीजिए। मुझे सबसे हार्ड लगा केमिस्ट्री और मैथ। केमिस्ट्री में पेपर जब लेने के पहले तब मुझे ऐसा लगता था मैं केमिस्ट्री में फेल हो जाऊंगी, जस्ट पास होगी तो भी काफी है, क्योंकि इसमें इतने सारे रिएक्शंस थे। तो मनीष सर के हेल्प से जो मैं हमेशा रिएक्शन लिखा करती थी, उनका रिएक्शन का एक पीडीएफ था, उन्होंने दिया लास्ट में था, वेबसाइट में भी था, तो मैंने वो लिखा, वापस लिखा था कि वही याद, मतलब वो याद रहना चाहिए वो बड़े बड़े क्वेश्चन में। और हाँ, वापस क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन उन्होंने बताए थे, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने करके देखे। तो ये एक स्ट्रेटेजी था जो 100% एनआईएस के बोर्ड क्वेश्चन में आते, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बार करके देखे, तो इसे हम लोग जस्ट पास तो हो ही सकते हैं। तो उससे आगे अच्छे मार्क्स के लिए मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे, जो पीडीएफ थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो पीडीएफ थे, वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के रीड किया, एक रात पहले बैठ के सब कुछ रीड किया। फिर मैथ्स के लिए मैंने सभी क्वेश्चन करके देखे, एक साइड फॉर्मूला पेपर रखे, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहता है मैथ्स में। इंटीग्रेशन सबसे हार्ड था, इंटीग्रेशन के लिए सबसे बेसिक है, सभी 1-2 मार्क्स मैंने कर लिए, ताकि बड़े क्वेश्चन है तो हम लोग स्किप कर सकते हैं, बट छोटे क्वेश्चन में स्किप नहीं करना चाहिए करके इंटीग्रेशन के लिए सब मैंने प्रैक्टिस किया। डिफरेंशिएशन, चिराग सर ने डिफरेंशिएशन को इतना इजी बना दिया था कि मैं देखते ही सबसे मतलब ऐसा एकदम सॉल्व कर देती थी। ट्रिग्नोमेट्री भी इतना इजी था मेरे लिए, और एकदम क्या बोलते हैं, 1 सेकंड में मेरा ट्रिग्नोमेट्री का सम हुआ था। तो इस बार इंटीग्रेशन से थोड़े ज्यादा सम आए थे, तो मैथ्स में मेरा 76 आया, पर बाकी सब में मेरा अच्छे से हो गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एमवीएस फाउंडेशन की जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, उनका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, वो अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और बच्चों को बिल्कुल अपनों की तरह, जैसे होता है ना, एक बिलोंगिंग्स की तरह बिल्कुल अपना समझकर पढ़ाते हैं, और उनको ये कोशिश करते हैं कि उनके अच्छे स्कोर आए आगे जाकर, है ना। तो एक चीज जो बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीज आती है कि जब बच्चे एनआईओएस बोर्ड के बारे में सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि ये कहीं पर वैलिड नहीं होगा या फिर पार्शियली वैलिड होगा। तो क्या आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस देखने को मिला एनआईओएस बोर्ड से? नहीं, ऐसा तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा। रिजल्ट थोड़ा सा लेट आया था, लेकिन वो एक्सेप्ट हो गया। तो मेन चीज ये है, बहुत सारे बच्चे ना इस चीज में भटक जाते हैं कि एनआईओएस बोर्ड है, इसका सर्टिफिकेशन अलाउड नहीं है या ये चीज नहीं है। पूरी तरह से अलाउड है। मेरे ख्याल से आप इतने बढ़िया कॉलेज में जा रहे हैं, वहां पर सारी सर्टिफिकेशंस मान रहे हैं, तो हर जगह मानेंगे ही मानेंगे। आपने जैसा कि बताया कि आपने पहले 11th क्लास किसी स्कूल से करा था और उसके बाद में आपने शिफ्ट करा टू एनआईओएस बोर्ड। तो आपको एनआईओएस बोर्ड में कोई चीज अच्छी लगी, कन्वीनियंट लगी, या फिर कोई चीज कमी लगी? तो मैं एक बार उस बारे में जानना चाहूँ। एनआईओएस बोर्ड में ये चीज अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे पढ़ने का टाइम अच्छा मिलता है। नॉर्मल स्कूल में स्टूडेंट्स पर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स का लोड थोड़ा सा ज्यादा होता है, और स्कूलिंग में 6 to 8 आवर्स तो चले ही जाते हैं, और अगर किसी को स्कूल में अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो वो वेस्ट हो जाता है। तो ये एनआईओएस में एडवांटेज है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको समझ आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई एस्पिरेंट है, जेईई एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके पास पूरा का पूरा टाइम बच रहा है ना, जिसकी वजह से आप उसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसे यूज कर सकता है। अच्छा, ये वाली चीज बहुत बार देखी गई है स्टूडेंट्स की लाइफ में कि वो काफी टाइम ऐसा होता है कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं किसी ना किसी चीज को लेकर। क्या ऐसा आप कभी मोटिवेट हुए हो? कभी लगता है आपको ऐसा हुआ था? मैम, लाइक for this I would really like to thank my parents, because my parents are really very supportive throughout my journey। तो मेरी मम्मी भी टीचर है, तो मेरे को कभी भी वैसा होता तो मम्मी के साथ जाके क्लास के लिए पैसा और वगैरह है, तो she was the one who used to like motivate me, and I am also kind of a spiritual person, तो मैं भी हफ्ते में एक बार मंदिर जाया करता था कि to get like that spiritual energy, भगवान से कनेक्ट कर सकते। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए, माइंड भी फ्रेश रहता है। लाइक कभी भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो अकेलेपन से हटना, बात करो, कुछ रिलैक्स करो। अब हम लोग फिजिकल हेल्थ देखते हैं अपना कि मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, मुझे बुखार है, मुझे ये, लेकिन कहीं ना कहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें हमारा मेंटल जो है वो ज्यादा यूज हो रहा है। साइकोलॉजिकल हम ये चीजों की बात कर रहे हैं कि दिमाग बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी पढ़ाई में। अगर वही रिलैक्स नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, जैसे आपको पता है कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा सारी चीजें, तो आपको क्या लगता है कि जब हम लोगों ने क्लासेस दी स्टार्ट किया तो टीचर जो थी कि यहाँ पे कैसा आपको एनवायरनमेंट कैसा लगता था कि कैसे पढ़ा रहे हैं, टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, क्या वो आपके डाउट क्लियर कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं? जब आपने बैच ज्वाइन किया तो कैसा आपको एनवायरनमेंट कैसा लगता था टीचर्स का, और उनका कैसे वो बात करते थे आप लोगों से, कैसे आपका कम्युनिकेशन था उनके साथ? They are like very friendly and jolly, like also they were like always
they gave their best to like solve our doubts and वो बहुत friendly थे, like ऐसा strictness का सब कुछ था नहीं कि डांटना या कुछ, friendly वे में ही पढ़ाते थे and अच्छे ही पढ़ाते। अच्छा, अगर आपको अच्छा चलो अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि आपका फेवरेट टीचर कौन था जिन्होंने आपको लक्ष्य बैच में पढ़ाया, तो किसका नाम लोगे? ज्योति मैम। ज्योति मैम का, ओके। चलो ज्योति मैम को ये बात बताती हूँ मैं, वैसे मैम इंटरव्यू देखेंगी आपका। तो मैं बात नहीं कर पाया उनसे, बट मैं उनको अगर एक बार मेरे को मौका मिलता तो थैंक्स बोल देता था, बट आई एम रियली वेरी ग्लैड। अच्छा, अगर आपको लक्ष्य बैच के बारे में कुछ बोलना हो, कुछ बताना हो बच्चों को कि अगर वो चाहते हैं ज्वाइन करना, तो आप क्या लक्ष्य बैच के बारे में बोलना चाहोगे? आई थिंक लाइक दे शुड रियली गो फॉर इट। मैं तो जो करता था क्योंकि मैं पहले आपके लेक्चर्स देखता था एंड फिर मैं लाइन बाय लाइन मतलब लेक्चर्स को पहले देख के चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, देन आई यूज्ड टू गो थ्रू द बुक्स लाइन बाय लाइन पढ़ के एंड फिर अगर कुछ डाउट अराइज होता तो फिर मैं नेक्स्ट डे पूछ लेता। तो अगर कोई बच्चा है जो लक्ष्य बैच ज्वाइन करना चाहता है ना, या चाहता है फ्यूचर में करेगा, मतलब हर किसी के मन में डाउट होता है कि हम अगर अपने पैसे दे रहे हैं, है ना, कोई बैच ज्वाइन करे तो पैसे लगते हैं, वो पैसे देने पड़ते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर बच्चे कोई ज्वाइन कर रहा है हमारा लक्ष्य बैच, तो क्या उसको ज्वाइन करना चाहिए या उसको कुछ स्ट्रेस लेना चाहिए कि यार मेरे पैसे खराब हो जाएंगे? क्योंकि हर कोई स्टार्टिंग में करता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, है ना, कोई बैच ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे पैसे लग जाएंगे, तो क्या मुझे आउटकम पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आपको क्या लगता है कि उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप लक्ष्य बैच के बारे में? मैम इन माय केस इट वाज रियली वर्दी, लाइक द बैच वाज रियली वेरी वर्दी एंड यूजफुल, तो मुझे तो लगता है करना चाहिए। तो भाई मतलब कि लक्ष्य बैच बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, क्योंकि काफी सारी चीजें हो जाती है ना। आपका तो बैकग्राउंड आर्ट्स वाला, ह्यूमैनिटीज वाला, बाकी सारी चीजें, आपके पास इकोनॉमिक्स भी थी, है ना, इकोनॉमिक्स थी ना आपके पास। हाँ, तो रोहित सर ने आई होप आपको बहुत मजा आया होगा उनके पढ़ाने के तरीके से। तो ये चीजें है कि मतलब हम लोग ऐसे ना हीरा चुन चुन के लाए हैं मनीष सर, कि बच्चों को मतलब मजा आना चाहिए पढ़ने के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज और अच्छी बात यही है हमारे लक्ष्य बैच में। लेकिन हम जब एज अ टीचर जब हम पढ़ाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ज्ञान होने के साथ ना आपके पास एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। अगर आप कोई चीज बच्चे को बता रहे हो, क्योंकि हर एक बच्चे का लेवल सेम नहीं होता, आपको जमीन पे गिर के पढ़ाना पड़ता है, उसको वो एग्जाम्पल देने पड़ते हैं ताकि वो चीज समझे। और लक्ष्य बैच में हम यही करते हैं।